बहुत गंभीर विषय है, बहुत आसान विषय नहीं है आरक्षण पे बोलना। आवाज़ आ रही है ना? ये आरक्षण कब शुरू हुआ, इसकी सभी को उत्सुकता रही होगी। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और पहला संशोधन 1951 में हुआ। सबको मालूम है विधि मंत्री केंद्रीय शासन में कौन थे। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में जो संशोधन हुआ उसमें मूल रूप में संविधान में लिखा था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस था, कास्ट नहीं था। एक ही साल के बाद संशोधन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा पता नहीं। और उसमें इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड क्लासेस एंड SC ST जोड़ा गया। तो जो क्लासेस था वो तो पता नहीं कहाँ चला गया और कास्ट आधारित आरक्षण की व्यवस्था हमारे भारत में प्रारंभ हुई। मूल संविधान में हमारे 332 में लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। 330 में लोकसभा में, 332 में विधानसभा की, राज्यों की विधानसभा की सीटों में आरक्षण का प्रावधान है और वह जनसंख्या के मान से है। इससे विचित्र बात यह है कि आपने अगर चुनाव का, अगर निर्वाचन का अगर क्लॉजेस देखने टटोलने शुरू किए होंगे तो उसमें ये प्रावधान है कि भारत का नागरिक इतने इतने साल का हो, 25 साल का हो, 30 साल का हो, लोकसभा के लिए 30 साल का है, विधानसभा के लिए 25 साल का हो, दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं हो, वह भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। अब ये जो संशोधन और ये जो एंटीवायरस कहते हैं इसको, अगर कोई यहाँ पे लॉयर बैठे हों तो वो ज़्यादा जान पाएंगे। इसके लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी थी और उस याचिका में का दुर्भाग्य या हम सबका दुर्भाग्य कि उस याचिका की सुनवाई ग्राह्यता पे, मतलब एडमिशन होता है कि ये चलने योग्य है, केस चलने योग्य है कि नहीं है, ग्राह्यता पे अभी तक लटकी हुई है। 23 साल हो गए। हम किससे अपेक्षा करें? हम 1951 में जागे नहीं, हम यानी हम भारत की जनता। हमसे तात्पर्य मुझसे नहीं, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था और मैं पता नहीं प्रतिकार करती कि नहीं करती, कुछ नहीं कह सकते। उसके पश्चात एक ऐसा काल आया 1995, 2000, उसमें कालांतर में संविधान के 15 अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में ऐसे संशोधन हुए और अनुच्छेद 335 में कि जो मेरिट को मारने के लिए पर्याप्त प्रावधान था। 1995 में संशोधन हुआ, 77वां संशोधन, कि राज्य को अधिकार दिए हैं। देखिए, केंद्र को नहीं, केंद्र को तो है ही, केंद्र के साथ साथ प्रत्येक राज्य को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो यह देखे कि नियोजन में, मतलब एम्प्लॉयमेंट में, अगर किसी SC ST जाति का विषय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो तो उनको नौकरी दी जाए। दूसरा, 2000 में ये हुआ कि जितने 95 के जितने जो संशोधन हुआ वो 2000 में हुआ कि 95 से, जून 95 से लेकर अभी तक, यानी 2000 तक या 2000 के बाद में भी जितने भी बैकलॉग हैं, मतलब जितने भी लोगों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हैं, उनको आरक्षण दिया जाए और उसके लिए 50% का जो हर्डल है वो नहीं रहेगा, बाधक नहीं रहेगा। आप लोग ये आनंदित होते रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% लगा दिया है। वहाँ तक हम मानसिक रूप से तैयार थे।
परंतु इसमें बैकलॉग में कोई हर्डल नहीं रहा। हम तो प्रशासन में रहे हैं, लगातार 10 साल तक केवल विशेष भर्ती अभियान चला। और आज अगर आप मंत्रालयों में आपकी अभिरुचि होगी कि कितने लोग नियोजन में हैं आरक्षित वर्ग के, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी संख्या 70 से 80% हो गई है। प्रश्न ये है कि जो हमको 15 और 16 में ये अधिकार दिया था संविधान ने, 15(1) और 15(2), कि हम यह भारतीय संविधान किसी नियोजन में या किसी प्रवेश पे किसी पर भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और कालांतर में उसमें ये 15(3), 15(4), 16(4), 16(4) क जुड़ते गए और 335 में तो ये संशोधन हो गया कि अगर प्रमोशन में आरक्षण हुआ और किसी के अंक कम पड़ रहे हैं तो प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने की शर्त पर, आप सुन लीजिए, प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने की शर्त पर किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के अंकों को कम किया जा सकता है उसको योग्य बनाने के लिए। 5 अंक हैं किसी के तो वो 3 अंक भी हो सकते हैं, उसको हम अगर आरक्षित वर्ग का है तो ले लेंगे। मुझे यह सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने में कोई दुख दर्द नहीं होगा, बल्कि पश्चाताप होगा कि हम लोगों ने ऐसे कई लोगों को घोड़ों के पैर में जंजीर डालकर कई गधों को ऊपर चढ़ाया। और शायद उसी का प्रायश्चित है कि ये जो प्रशासन की दक्षता में जो कमी आ रही है और लगातार शासन के 52 विभाग हैं। आरक्षण किसके लिए हुआ था? जो 104 संशोधन हुआ है, उस समय भी हम लोग गए थे संसद का घेराव करने के लिए। हम लोग विधानसभा में भी जब वो विषय आया, क्योंकि सभी राज्यों से पूछा जाता है अगर संविधान संशोधन होता है तो इस बारे में कि आप क्या 10 वर्ष बढ़ाने के फेवर में हैं। उसके बावजूद भी जो 70 वर्ष का आरक्षण था 104 में संविधान संशोधन के अनुसार वो 80 वर्ष का हो गया। यानी हम 1951 से हमको कोई आहट नहीं थी कि हमारा देश गर्त में जा रहा है, योग्यता का अपमान हो रहा है और प्रशासनिक दक्षता को दरकिनार किया जा रहा है। जो 16(4) ख में संशोधन बड़ा विचित्र हुआ कि भले शैक्षणिक संस्थाएं हों, शासन के द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थाएं हों, बाद में तो ये हो गया कि भले निजी कॉलेज हैं उसमें भी प्रवेश के लिए राज्य शासन यह निर्धारित कर सकती है कि इनमें आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व तो पर्याप्त नहीं है और उसमें वो आरक्षण दे सकती है। परिणाम क्या हुआ? राजस्थान में 2015 में जो पीएससी की सिलेक्शन हुआ लेक्चररशिप के लिए, फिजिक्स के लेक्चररशिप के लिए, उसकी बता रही हूँ। 300 अंक थे जिसमें लिखित परीक्षा ली गई थी चयन करने के लिए, -3.38% पर चयन हुआ। और ऐसे 4 लोगों का हुआ जो माइनस में है। हम अपने बच्चों को किस विश्वास के साथ स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं कि उनको अच्छा एजुकेशन प्राप्त हो। आपके ज़्यादा मत जाइए, जो नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट से एकेडमीज़ हैं उसका जो परसेंटाइल पिछले 2000 में हुआ था आपके औरंगाबाद शहर में और नागपुर का निकला था, उसको देख के तो मुझे पता नहीं क्या इतना विचित्र महसूस हुआ। 7%, 9% और जनरल का 71%, यानी 70% अंक लाने वाला, मतलब जो प्रवेश की जो परीक्षा होती है वह भी नेशनल लॉ एकेडमी में नहीं पढ़ सकता। और ये 7%, 9%, हमें किसी जाति विशेष से द्वेष नहीं है, मैं फिर बात यही कह रही हूँ, हमें केवल देश और समाज से सरोकार है। हम अपने समाज को, हम अपने देश को किस तरफ ले जा रहे हैं, क्या उचित है और क्या अनुचित है। और इसके बाद
जो एक 52 डिपार्टमेंट हमारे शासन में हुआ करते हैं, अमूमन सारे ही राज्यों में इतने डिपार्टमेंट होते हैं। प्लानिंग में यह बोर्ड लग गई। मराठी में बोलूं पर यहाँ हिंदी लोग भी कहीं हैं, हिंदी चल सकता है ना, ये गलत तो नहीं बोल रही हूँ, मराठी में भी बोल सकती हूँ। मैडम जी एक निवेदन है जी, अगर आप बैठ के कंफर्टेबली बात नहीं कर सकते हैं। आई एम कंफर्टेबल, आप बैठ के भी स्पीच। अब बैठने का दिन खत्म हो गया है। अब खड़े होने का ही दिन आ गया। हम लोग जब तक शक्ति होगी खड़े होंगे, नहीं तो आगे हमारे झंडे को और कोई लेके चला जाएगा, अपेक्षा है ऐसी। तो विधि के समक्ष समानता का जो मजाक बनाया गया है, जो 1950 में इतने संविधान सभा के 278 लॉ के ग्रेजुएट्स थे, लॉ के महान लोग थे जिन्होंने ये हमारा संविधान बनाया, और उसका मजाक एक ही साल में हो गया। विधि के समक्ष समानता, नहीं देखेंगे धर्म, नहीं देखेंगे जाति, नहीं देखेंगे मूल वंश, नहीं देखेंगे जन्मस्थान, नहीं देखेंगे रंग, नहीं देखेंगे लिंग भेद, ये 6, और एक ही साल में उसका मकबूल हो गया। जी पीछे से बोलो, हाथ रखने की आदत हो गई। तो ये जो सीटों के आरक्षण से लेके ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के आरक्षण का ये बड़ा है, ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे समाज को, हमारे देश को बांटने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। किसका षड्यंत्र है नहीं पता, सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। और हम सोते रहे, ये हमारी गलती है, हमारी पीढ़ी की गलती है, हमारी नहीं, हमारी पीढ़ी की गलती है, और उसका प्रायश्चित आप सबको करना है। अगर आप में वो ज्वाला है अंदर की, हाँ गलत को ठीक कर सकते हैं हम, क्योंकि क्या नहीं हुआ है, समय बलवान है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदल सकता है। हम में अगर वो शक्ति और वो स्वाभिमान अपने लोगों के लिए होगा, या अपने समाज के लिए होगा, देश के लिए होगा, तो हम बदल सकते हैं। संविधान एक संशोधन 1977 में एक संविधान का संशोधन बड़ा विचित्र हुआ। हमारे संविधान की प्रस्तावना में था, हम अपने देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण करने के लिए जो भी संविधान अंगीकार करते हैं वगैरह वगैरह, उसमें से देश की एकता को हटा के उसको नागरिकों के कर्तव्य 51 अनुच्छेद में डाल दिया। मतलब हमारे राजनेता हमको बांटेंगे, एससी में बांटेंगे, एसटी में बांटेंगे, ओबीसी में बांटेंगे, पटेलों में बांटेंगे, जाटों में बांटेंगे, मराठों में बांटेंगे, और पता नहीं क्या क्या। परंतु ये नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश की एकता को बनाए रखे। तो ये कितनी विचित्र और कितनी विडंबना है हमारे समाज की, हमारे राजनीतिज्ञों की, संसद में चाहे जो कानून बना दो, और हमने उनसे पूछा तक नहीं कि आपने ऐसा कानून कैसे बनाया, मेरिट का क्या होगा, योग्यता का क्या होगा। आप चाहे जो कानून बनाएंगे, कर्तव्य आपने डाल दिए। कर्तव्यों में कोई देश की एकता अखंडता, जब आप विधि के सामने, या जब सांसद कोई ये लेता है, शपथ लेता है, या विधायक कोई शपथ लेता है, तो वो देश की एकता अखंडता की शपथ लेता है, और कार्यवाही क्या कर रहे हैं, देश को खंड खंड करने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये जातिवाद का नासूर डॉक्टर से बता सकते हैं कैसे खत्म होगा। तो इसको खत्म करना है। हम कभी ये नहीं कहते कि हम भारत देश के नागरिक हैं, हम बाद में हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं, और कोई जाति है या बनिए हैं, ये हम बाद में हैं। हम सीना ठोक के कब कहेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं और हम समान हैं। अब समय ऐसा आ गया कि हम एक हैं। हमको बांटने वाली ये जो राजनीतिक सत्ताएं हैं, इनके सामने एक चुनौती प्रस्तुत जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक न तो ये देश सुधरेगा और न राजनीतिक व्यवस्थाएं सुधरेगी, क्योंकि यह प्रश्न सामाजिक नहीं है। जब हमने ये अंदर से महसूस किया,
सेव मेरिट सेव नेशन का बहुत बड़ा भाग था कि जिन्होंने तहसीलों में और यहाँ बहुत बड़े बड़े मोर्चे निकाले, सब किया। हम लोगों ने भी सपाक्स यानी सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्गों का बहुत बड़ा एक सम्मेलन किया था कालियासोत भोपाल में। 3 लाख लोग आए थे, लोग हिल गए थे, परंतु उसका परिणाम क्या हुआ? सिफर, शून्य। क्यों? क्योंकि हमारा कोई प्रतिनिधि विधानसभा में दहाड़ने वाला नहीं है, कोई शेर हमारा संसद में दहाड़ने वाला नहीं कि ये आप देश की एकता और अखंडता के साथ जो मजाक चल रहा है बंद कीजिए। ये जितने संशोधन जातिवादी बने हैं बंद कीजिए, जितने जातिवादी कानून किए बंद कीजिए। कभी तो हमको ये एहसास हो कि हम भारत के नागरिक हैं और समान हैं। और यह जो समानता का संदेश है, यही सेव मेरिट सेव नेशन का भी उद्देश्य है। आप बुद्धि किसी से उधार नहीं ला सकते। बुद्धि का अपमान करेंगे तो जिसने अपमान किया उसको दंड देना होगा। जिसने संसद में मुंडी हिला के समर्थन किया कि हाँ डॉक्टर्स को भी आरक्षण दे दो, प्रवेश में आरक्षण दे दो, इंजीनियरिंग में आरक्षण दे दो, उनसे वो इलाज कराए, उन डॉक्टर से इलाज कराए। उसके लिए तो भागे भागे अमेरिका तक चले जाते हैं। क्यों जाते? किसने प्रश्न किया? हमारा जो गुणवत्ता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, हमारे जीवन की दशाएं जो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार हैं। और जब मुझे ऐसा अवसर आया तो हमने कहा ये कालियासोत में इतना 3 लाख लोगों को इकट्ठा कर लिया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमने कहा इसका सोल्यूशन सामाजिक नहीं है, इसका सोल्यूशन राजनीतिक है। जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं जाएंगे, जब तक लोगों को झिंझोड़ेंगे नहीं, तो ये मुंडे हिलाने का काम तो सब करेंगे, क्योंकि विप होता है वहाँ पर, सचेतक होता है। अब सिर हिलाने के दिन गए। जब एट्रॉसिटी एक्ट बना था 1989 में, तब उसमें 21 अपराध थे। अब 1 साल पहले की बात है, 46 अपराध कर दिए और बड़े गर्व के साथ कहते हैं। एट्रॉसिटी एक्ट इतना खतरनाक एक्ट है कि मेरे ख्याल से उसकी मिसाल पूरे विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है, जो लिखित संविधान है। उसके अनुच्छेद 18 में लिखा गया है कि FIR दर्ज करनी पड़ेगी। उतनी नहीं, 18(1) में संशोधन करके किया कि FIR दर्ज करते से उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। अभी आपको मालूम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े, 52,000 लोग एट्रॉसिटी एक्ट के अंतर्गत जेलों में सड़ रहे हैं। और उसमें बाध्यता कितनी है? 6 महीने में आप चालान प्रस्तुत करेंगे कोर्ट में। मतलब 6 महीने तक उसका परिवार क्या करेगा? और उसके बाद भी आपके सालों साल केस चलते रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं कि इसमें जो सक्सेस रेट है वो केवल 5% है, यानी कि 95% केसेस फर्जी हैं, या 5% एट्रॉसिटी एक्ट के अंतर्गत दंडित हुए हैं और बाकी 10% इंडियन पीनल कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत दंडित हुए हैं। तो ऐसे एक्ट की उपादेयता क्या है जिसमें 5% सक्सेस रेट है? डॉक्टर्स यहाँ बहुत बैठे हैं। एक मैं वाकया में शेयर करूँगी, क्योंकि मैं वहाँ गई थी। चुरट एक जगह है जहाँ से अर्जुन सिंह जी आते हैं। एक डॉक्टर के खिलाफ, एक डॉक्टर शुक्ला थे, नाम मैं भूल रही हूँ उनका, शरद शुक्ला ऐसा कुछ था। आप लोगों को पता होता है कि नर्सेस काम करती नहीं है, वो अधिकांश नर्सेस 50%। मैं कोई एक सार्वजनिक एक उद्घोषणा नहीं कर रही हूँ, परंतु उनको जब तक छेड़ा नहीं जाए तब तक वो काम टालती भी हैं। ऐसी आदिवासी एक टालने वाली नर्स से उस डॉक्टर का पाला पड़ गया। उसने कहा, अरे नर्स भाई देखो ना, तुम्हारी आवाज़ लगाते तुम ड्यूटी पे रहती नहीं हो, ये नहीं होते। कई बार उसने देखा, टोका। फिर उसने एक शोकॉज नोटिस निकाला कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उस नर्स भाई ने डॉक्टर के खिलाफ केस लगा दिया, एट्रॉसिटी। फिर वो डॉक्टर पशुपेश में परेशान, थानेदार बोले मैं भी आ रहा हूँ तुमको
गिरफ्तार करने। कहाँ वो महाराज? वो मानसिक रूप से इतना अधिक प्रताड़ित होता रहा। उसने फिर उसको 50,000 दिए, फिर उसको बाई को कुछ दिए पैसे, भैया मेरे से गलती होगी समझौता करा लो। ये क्रिमिनल केस है, इसमें कंपाउंडिंग नहीं होता है, इसमें समझौता नहीं होता है। फिर उसको फिर ब्लैकमेल, आखिर उसके 5-10 लाख जो उसकी जमा पूंजी थी, छोटा लड़का था वो, वाइफ थी, 2 बच्चे थे, अंत तो गत्वा उसने हैंगिंग कर लिया। और ये ऐसा एक केस नहीं, मैं 25 घरों में गई हूँ, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट में 18 में प्रावधान है आपकी अग्रिम जमानत नहीं हो सकती। 18(1) में है कोई अनुसंधान की जरूरत नहीं है, तत्काल उसको कारावास में डालो जैसे ये एफआईआर दर्ज होती है। और 19 में तो इतना विचित्र प्रावधान है कि अगर उसको एट्रोसिटी एक्ट में अगर जेल हो जाती है, दंडित हो जाता है, तो उसको पैरोल पे भी छूटने का अधिकार नहीं है। पैरोल यानी आप जानते हैं, किसी के माता पिता डेथ हो जाए तो जाके उनको पैरोल पे हत्या के मुकदमे 302 के मुकदमे में छोड़ देते हैं कि भैया चलो, इसमें नहीं। तो ऐसा काला कानून जिसमें पैरोल का अधिकार नहीं है, अग्रिम जमानत से मुझे याद आया, यहाँ इंजीनियर्स भी काफ़ी बैठे होंगे। हमारे यहाँ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है MSCT, वहाँ के मिस्टर रघुवंशी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उनके नॉलेज में आया कि अपने हाथ के नीचे माथा से जो काम करा, आरक्षित वर्ग का जो प्रोफेसर काम कर रहा है, इसको प्रमोशन का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये PhD नहीं है। वो अनिवार्यता है, PhD नहीं होता तो वो तो न तो कंफर्म होता है और न उसको आगे के प्रमोशन मिलते हैं। नियम के अनुसार उन्होंने उसको डिमोट कर दिया। डिमोशन के बाद उस प्रोफेसर ने उसके विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया। वो अपने बीवी 2 बच्चों को लेके 1 महीने तक एब्सकॉन्डिंग था, फरार था। उसकी क्या मनोदशा होगी। और उसके बाद हम लोगों ने प्रयत्न करके उसके हाई कोर्ट से फिर जमानत वगैरह करवाई, फिर वो 1 महीने के बाद वापस आया। तो किसी को भी टॉर्चर करने का अधिकार, और वो भी प्रजातंत्र में, इस तरह कानून कायदे बना के नहीं है, कहीं नहीं है ऐसी मिसाल। अब तो एक विचित्र और कानून बना दिया है, अभी 2 साल पहले जब ये 47 अपराध लगाए, उसके बाद हमारी मतलब जो अज्ञानता अनभिज्ञता का फायदा सरकार उठाती है, उसको उठाने मत दीजिए। ये लगा दिया कि अगर थानेदार ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की तो उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो जाएगी कि तुमने दर्ज नहीं की। और अगर 18(2) में ये संशोधन किया है कि पहले जैसे किसी अधिकारी, नायब तहसीलदार या कोई मंत्री संतरी से किसी के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट लगा तो उसके हायर अप से, उससे उच्च अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती थी कि आप अनुमति देंगे तब इसको हम गिरफ्तार करेंगे। अब उस अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है। यानी लोक सेवक, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोक सेवक का अर्थ लिखा है, जो व्याख्या की गई है, वो लोक सेवक एक चपरासी से लेके एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक होता है। तो ऐसे कानून जो हम लोगों में विभेद करते हो, एक भारतीय नागरिक का दूसरे नागरिक के साथ विभेद करता हो, संशय उत्पन्न करता हो, भ्रम पैदा करता हो, दुष्टता उत्पन्न करता हो, कटुता उत्पन्न करता हो। एक सामान्य नागरिक को क्या चाहिए आखिर? क्या चाहिए उसको? शांतिपूर्वक जीवन आनंद से बिताए, बिना डर के बिताए। पुलिस तो हमारी संरक्षक है ना, भक्षक तो नहीं है। तो ये इतने ज़्यादा कानून, इतने जातिवादी कानून बना दिए गए हैं कि एक नागरिक का, सामान्य नागरिक का जीना दुश्वार हो गया है। फिर एजेंट्स पैदा हो गए हैं, बहुत है अनुदान उसमें। अगर FIR दर्ज होती है रेप की तो उसको 1.5 लाख रुपए तत्काल FIR दर्ज होने के ऊपर देते हैं, और बाकी सब जो वकील का खर्चा ये सब मिला के 8-10 लाख उसको दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? झूठे मुकदमे कायम होने लग गए। एक बैंक मैनेजर था, उसकी वाइफ गई थी डिलीवरी के लिए, उसके विरुद्ध क्या, उसने भी फांसी खाई। बाई ने चरित्र हनन।
ये जो अनुदान की व्यवस्था है कि तुम्हारी एफआईआर दर्ज होते से ये जेल में जाना पड़ेगा, तो जेल में अगर नहीं उसने एफआईआर लिखी तो उस थानेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी कर्मचारी इससे अलग थे, प्रशासन इससे अलग था अभी तक, 2 साल पहले तक। फिर ये संशोधन हुआ कि अगर किसी अधिकारी ने किसी अपने मातहत या अपने अधीनस्थ कर्मचारी का जातिवाचक इससे ये किया तो उस अधिकारी के विरुद्ध एट्रॉसिटी एक्ट आकर्षित होगा, वो उसको एट्रॉसिटी एक्ट में गिरफ्तार करा सकता है। तो इससे क्या हम प्रशासनिक दक्षता की बात करते हैं, सारी प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई, क्योंकि आप तो उसको एज एन एसेट नहीं देखेंगे। हम एसेट देखते हैं अपने अधिकारियों कर्मचारियों को जो अधीनस्थ होते हैं कि अच्छा ये तो अपना काम कर ही देगा। आप उन लोगों को तो अलग ही कर दो, भैया ये तो कुछ काम का नहीं है, फिर जो काम के हैं उनसे काम लेंगे 2 गुना 3 गुना। बड़ी मज़ेदार बात है, आप भले ही बहुत सरल हृदय होंगे, आप भले ही बहुत सज्जन होंगे, आप बहुत ज़्यादा उदार होंगे, ये दुनिया, ये भारत उदार लोगों का नहीं रहा। क्योंकि जो अधिकारी उस पद पर बैठेगा, हमें कई लोग कहते हैं कि कोई हमको आईएएस थोड़ी बनना है, हमको कोई डिप्टी कलेक्टर थोड़ी बनना है, हमारे बच्चे तो आराम से मज़े से प्राइवेट इसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर वाणिज्य वाले भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है हमको। क्यों ज़रूरत नहीं है? ये अवधारणा गलत है। यही लोग हमारे लिए नीति बनाते हैं। मराठी में तो बोलता माकड़ा चाहती कोलीत दिल। आप मत कीजिए ऐसा। अपने बच्चे अगर होशियार होंगे तो उनको प्रशासन में जाने दीजिए, क्योंकि यही नीति निर्धारण करेंगे। एक अधिकारी जो आरक्षित वर्ग का, जिसको उद्योग विभाग का बना दिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसने निजी क्षेत्र में आरक्षण कर दिया, जो एमएसएमई बोलते हैं, मीडियम इंडस्ट्रीज जो होती हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, उसमें उन्होंने आरक्षण कर दिया। 50% आरक्षण उसमें होगा। एक तो स्मॉल इंडस्ट्री, एक मीडियम इंडस्ट्री जो बेचारी खुद ही सांस लेती, हाफते हाफते ऊपर आती, उसका ब्रेक इवन पॉइंट बहुत 10 साल के बाद आता है। उसमें से भी अगर 50% उसके कर्मचारी या उसके जो भी लेबर क्लास है वो रहेगा तो वो तो काम नहीं करेगा, उसके ऊपर तलवार लटकती रहेगी एट्रॉसिटी एक्ट की, वो नहीं करेगा। तो ये बाद में फिर इसको हमने अपने तरीके से उसको मोड़ दिया। हमने मिले उनसे, चीफ सेक्रेटरी से, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं सर? आप कहते उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, हमारे धंधे छोटे छोटे स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज बढ़ावा, उन्हें इससे बढ़ावा मिलेगा क्या? फिर उसके बाद उन्होंने फिर वो धीरे से उसको नीति बदल दी और उन्होंने उसको ये उसको हटाई दिया। फिर 2022 का उन्होंने उस अधिकारी को भी हटा दिया, उसको चाहिए था पीडब्ल्यूडी इरिगेशन दे दिया, उसको खुश हो गया। तो ये समझौते, नीति विषय जो निर्णय लिए जाते हैं वो आसान विषय नहीं होते हैं, क्योंकि मैं खुद बना चुकी हूँ, कई कैबिनेट नोट्स बना चुकी हूँ। मुझे मालूम है कि नीति विषय का निर्णय लेने के लिए काफ़ी मंथन की आवश्यकता होती है। और अगर आपका बॉस ये हो जाता है, आपने एसटी के लिए बनाई है, छोटे बच्चों के लिए जूते मोजे स्वेटर, लड़कियों के लिए, आप हमारे एससी के लिए भी बनाइए, चलो उनके लिए भी नियम बना दिए। अब आप ये सोचिए कि नियम बना दिए, जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, एक जगह आरक्षित वर्ग की लड़की बैठी है, एक जगह अनारक्षित वर्ग की गरीब लड़की, जो सरकारी स्कूलों में तो गरीब वर्ग ही भेजता है और हम और आप तो भेजते नहीं। वो जब देखेंगे कि इसको तो छात्रवृत्ति भी मिलती है, इसको तो मोजे भी मिल रहे हैं, इसको तो स्वेटर भी मिल रहा है, हम ये जातिवाद के विष कहाँ बो रहे हैं? छोटे बच्चियों के मन में गणवेश भी उसको फ्री मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं थमना चाहिए। थमने का नाम नहीं ले रहा है, कॉमा कॉमा लगती जा रही है। कहीं ना कहीं सेव मेरिट ने, सेव नेशन, मुझे अपेक्षा कि वो फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये जो आयोग बन रहे हैं, बड़े बड़े आयोग बन रहे हैं, एससी आयोग बन रहे हैं, एसटी आयोग बन रहे हैं, वो तो कहते रहते हैं आपके खिलाफ अगर किसी ने बदतमीजी की या आपसे कोई दुर्व्यवहार किया ये क्या, तो आप हमको बताएं, हम सामने वाले को ठीक कर देंगे। अब
ओबीसी आयोग बन गया, ओबीसी के अध्यक्ष भी बना दिए गए। अभी 2-3 साल पुरानी बात बता रही हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये सामाजिक संस्था है। बना दिया और उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया। आपको पता ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में संवैधानिक दर्जा दे दिया। पहले क्या हुआ करता था, मुझे जो ऐसा लगता है, जब मैंने सबकी समीक्षा की तो मुझे ऐसा लगता था कि पहले स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो सभी एडवोकेट थे, वो विधि का बढ़िया ज्ञान रखते थे और इसीलिए उन्होंने इंग्लिश अंग्रेज़ों के कानून को, इसकी कानूनों का अच्छा अध्ययन कर रखा था, तो इसीलिए उन्होंने देश को स्वतंत्र कराया। आप देखिए 80 से 90% लोग एडवोकेट, जो चाहे वो लंदन में जा रहा, बैरिस्टर बनने जा रहा, तिलक से लेकर सावरकर से लेकर अपने गांधी जी और ये सब बैरिस्टर थे। आज हमारा बैरिस्टर क्या कर रहा है? हमने कहा, जब ये कहा गया मायावती जी ने कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, हमने बहुत सारे एडवोकेट से कहा आप बताइए मानसिक प्रताड़ना का केस बनाइए इसके ऊपर, क्यों नहीं बन सकता? आप PII लगाइए, अधिकांश लोगों की भावनाएं इससे आहत हुई हैं, तो किसी ने नहीं लगाया। ऐसे मृत समाज को हमको जीवित करना है, बहुत कठिन कार्य है, आसान नहीं। आयोग बना दिए, अब वो पिछड़ा वर्ग आयोग बन गया, उसका संवैधानिक अधिकार हो गया। अब पिछड़ा वर्ग के आयोग का अध्यक्ष का स्टेटमेंट आता है। पिछड़ा वर्ग तो अपने साथ ही था ना, सामान्य वर्ग के साथ पहले। अब उसका अध्यक्ष का स्टेटमेंट आता है कि आपके खिलाफ अगर किसी ने अन्याय किया हो, दुराचार किया हो, बदतमीजी की हो, आप हमको बताएं, हम उसको ठीक कर देंगे। आप किस पे विश्वास रखेंगे? आपके चुने हुए प्रतिनिधियों पे कि वो ठीक करेंगे? आप आयोग क्यों बनाते हैं? जातिवादी आयोग खत्म कीजिए उनको। आप मध्यम वर्ग आयोग बनाइए, आप गरीब वर्ग आयोग बनाइए, आप वाणिज्यिक आयोग बनाइए, आप किसान आयोग बनाइए। ये आवश्यकता है हमारे देश की। किसानों को ठगा है हमारे देश ने। उन्होंने सोयाबीन उत्पन्न पैदा करना कर दिया। आज पाम ऑयल का इतना ज़्यादा पाम ऑयल का स्टॉक है, आयात किया है। हमारे देश की फसल, हमारे देश के किसानों का नुकसान हुआ है। हमने कभी पाम ऑयल का नाम ही नहीं सुना था, अब जहाँ देखो वहाँ पाम ऑयल। सोयाबीन का सुना था, सोयाबीन बहुत अच्छी फसल लेते थे लोग, और सोयाबीन को बिठा दिया। चना अच्छा होता था, चना बाहर से आने लग गया, डॉलर चना, ये फलाना ढिमका। और पाम ऑयल का तो इतना स्टॉक है, शायद वाला मलेशिया यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया से आया, कि हमें 2 साल तक पुरता रहेगा वो। और हमारे किसान क्या करेंगे? जो तिलहन को बढ़ाओ, फलानों को बढ़ाओ, वो क्या करेंगे? अरहर की दाल बाहर से बुलवाई। हमको बुलवाने की जरूरत नहीं, हम खाएंगे। अगर महंगा होगा, हमारा किसान उत्पन्न करेगा, हम खाएंगे। इतना स्वाभिमान, इतना तो देशभक्ति हम में है कि नहीं है? हम किसानों को उचित मूल्य नहीं दे सकते। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, उसको हम मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस मानते हैं। इतना तो देना होगा। क्यों? 2,500 रुपये क्विंटल गेहूँ का सपोर्ट प्राइस है, वो 5,000 क्विंटल क्यों नहीं हो सकता? उससे हमारे क्या हो जाएगा? आज झुग्गी झोपड़ियों में टीवी के आपको एंटीना नहीं दिखते हैं? पैसा तो वो भी कमाते हैं, मनोरंजन उनको भी चाहिए। केवल किसानों को, हमारे किसानों को किस तरह से खेती का धंधा बर्बाद है। तो ये सारे जो आंदोलन है, जो हमारे यहाँ उपज होती है, बैन कर देना चाहिए। बाहर से उसका आयात नहीं होगा, शून्य होगा। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी नीतियाँ हैं जिन्होंने ये विवश किया, खास करके जातिवादी नीतियों से। हम लोग सबको एक मानते हैं, पता है हमारा जो भारतीय एक सामान्य नागरिक है, उसका मन बहुत उदार है, और उदारता के साथ साथ सहनशीलता, ये बहुत खतरनाक है कि हम अन्याय का प्रतिकार भी नहीं कर सकते। इतने तो हम दबे कुचले नहीं हैं कि हम अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को -3% लाने वाले के सामने बिठा के पढ़ाएं। इतने तो दबे कुचले नहीं कि हमारी जो परिवार व्यवस्था है, हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं रहे। मेट्रोज में देखिए, हर एक के बच्चे अमेरिका भाग रहा है, दुबई भाग रहा है, इधर भाग रहा है।
हम अपने देश में अपने बच्चों को नौकरी तक नहीं दे सकते, उसका सम्मान तक नहीं कर सकते, तो फिर ये देश किस लिए है? प्रताड़ित होने के लिए। ये कहीं ना कहीं थमना चाहिए। और आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो गरीब वर्ग आयोग बनाओ, निम्न मध्यम वर्ग आयोग बनाओ, क्योंकि निम्न मध्यम वर्ग इस कोरोना काल में बहुत ज़्यादा पिसा है। वो तो बेचारा भीख भी नहीं मांग सकता। आर्थिक आधार पर आरक्षण कीजिए, सुविधाएं दीजिए, सिलेक्शन में मत कीजिए, सुविधाएं दीजिए, फ्री में दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं। कोई भी गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का। जाति धर्म ये जन्मतः नहीं होते हैं, गरीब की कोई जाति नहीं होती है। और हम अगर इस फिलॉसफी को समझ जाए कि गरीब के लिए हमारे देश में कानून बने, कायदे, उनको बिठा के आप खिला रहे हैं, तुम इतना कर्जा डुबा दो, तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा। अरे जिस व्यक्ति ने आधा पेट रह के बैंक का कर्जा चुकाया है, उसको सहूलियत दो ना। कैसे संस्कार अपने जनता में भरने चाहिए, ये हमारे राजनेताओं को समझना चाहिए। खिला दिया, जब कोरोना काल था खिला दिया, बैठा के निःशुल्क दे दिया, अन्नदान दे दिया, उससे बड़ा दान नहीं होता। उसकी कोई आलोचना नहीं है, वो समय ही ऐसा था। पर उसके बाद केवल चुनावों के कारण, केवल राजनीति के कारण अगर हम इस जातिवादी व्यवस्था, कुप्रथा को और बढ़ावा देते रहेंगे, 250 जातियों को, ओबीसी जातियों को आइडेंटिफाइड किया गया है और उसकी उपजातियां हैं 2500। सिर्फ फुटबॉल होगी नहीं तो क्या होगा? आपस में लड़ेंगे, क्योंकि यूपी में शुरू हो गया है। ये सामान्य दलित है, ये अधिक दलित है, ये अधिकतम दलित है, ये सबसे ज़्यादा दलित में दलित है। बस इसी में हम उलझे रहेंगे। इन्होंने ले लिया सब आरक्षण का लाभ, हमको दो। 100 रोटियां होती हैं तो सबको आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। अगर 1 रोटी होती है तो बंदर बाट होती है। कुछ प्रशासनिक अधिकार के लिए जाते हैं। राष्ट्रपति जी के बच्चे को आरक्षण की आवश्यकता क्या है? या एक IAS अधिकारी के बच्चे को आरक्षण की आवश्यकता क्या है? तो हम ये जो मजाक अपने आप के साथ करें, अपने परिवार के साथ कर रहे हैं। मेट्रो की बात मैं कह रही थी, सबके बच्चे बाहर हैं। हमारा पहले संयुक्त परिवार था, हमारी संस्कृति थी संयुक्त परिवार की। उसके बाद एक एकाकी परिवार हो गया, अब एकाकी परिवार भी टूट गया। अब बच्चे विदेशों में हैं, आप मर भी जाएंगे तो आपके मुंह में गंगा जल और तुलसी पत्र डालने वाला कोई नहीं आएगा। मेट्रो के लोगों से पूछिए जो बाहर रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तुलसी पत्र डालना जरूरी, ये हमारे परिवार को तोड़ने की षड्यंत्र है। मेरिटोरियस बच्चे बाहर चले जाएंगे और यहाँ क्या रहेगा? कौन रहेंगे? वही नीति बनाएंगे, वही नीति लागू करेंगे, हम मुंडी झुकाकर उसका पालन करते रहेंगे। ऐसी दुर्दशा है क्या हमारी? तो विचार कीजिए इन सब बातों पे जो मैंने आपको बताई है। और एक बड़ा उदाहरण पुराना है, राजा शिवी का उदाहरण है, जो कबूतर के तोल के बराबर अपना अपना एक अंग काट काट के हमारे लोग देते गए। ये भी ले लो, ये भी ले लो, 52 डिपार्टमेंट में किसानों के SC/ST के कुएं भी फ्री में बना दो, ये भी करा दो। उनको जो PWD का, जो PHE के जो ये ठेके दिए जाते हैं, उसमें 30% आरक्षण होड़ लगी है 52 डिपार्टमेंट में। हम क्या क्या कर सकते हैं? क्वालिटी नहीं देखेंगे। तो ये जो राजा शिवी ने जो दान किया, आप लोग और हम वो राजा शिवी हैं, हमारा पूरा तन भी लुट जाएगा, एक तराजू में चला जाए तो भी हमको अब इंद्र आने वाला नहीं, जिलाने वाला। तो जीवित कर जाता, अब हम जीवित नहीं होंगे, ये कलयुग है। तो हम लोग एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना चाहते हैं हमारे भारतीय समाज में कि जो कम से कम इसके बारे में सोचता हो। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है इंग्लिश में, इफ़ यू प्लान फॉर अ ईयर प्लांट सीड्स, इफ़ यू प्लान फॉर 10 years
plant trees, and if you plan for 100 years, plant man. आपकी योजना 1 वर्ष की हो तो आप बीज बोइए और फसल काटिए। आपकी अगर 10 वर्ष की योजना हो तो आप फलदार वृक्ष लगाइए और आम जामुन मज़े से खाइए। और अगर आपकी योजना 100 वर्ष की हो तो एक ऐसे अभिनव मानव का निर्माण कीजिए जो स्वाभिमानी हो, सुखी हो, अपने देश में अपने प्रतिनिधियों पे विश्वास करता हो। धन्यवाद।